देखो आप आज एक न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट का नेम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, बाद में अभी डिस्कस करते हैं ये है क्या। देखो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन मेथड कर लिया, इसके बाद एक हमने करा था WDV। इन दोनों मेथड को करने के बाद इसके कुछ 8-10 क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अब इसके बाद ये थर्ड कॉन्सेप्ट आया है, तो ये कोई मेथड नहीं है। मेथड बेसिकली होता है आपका स्ट्रेट लाइन और WDV। अब स्ट्रेट लाइन WDV में पहले जिस हिसाब से करते थे उस हिसाब से अब नहीं करेंगे, थोड़ा सा करने का तरीका चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले छोटे छोटे कुछ आपको टर्म्स, बेसिक वर्ड्स का मीनिंग जानना होगा। जैसे सबसे पहले आपको एक जानना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है एक्चुअल में। कॉस्ट प्राइस के बाद एक आपको जानना पड़ेगा कि बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू के बाद आपको जानना पड़ेगा कि टोटल डेप्रिसिएशन क्या होता है। टोटल डेप्रिसिएशन क्या होता है, यानी पहले तो हम इस तीन वर्ड का मीनिंग, इसको क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसका नाम क्या है वो भी देखेंगे। पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कर दूं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये जो आज का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं इसके आने के चांसेस 90% होता है एग्जाम में, बाकी इन दोनों के आने के चांसेस कम होता है। लेकिन ये दोनों अगर आपको नहीं आता तो ये भी नहीं सीख सकते आप, यानी ये आपको आना ही आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो देखो एक तो हमारे पास मेथड का नाम SLMWDB हो गया। अब बुक वैल्यू की बात करते हैं। मान लो सपोज करो, मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। एक मैंने लिया M1, एक ले लेता हूं मैं M2। M1 जो मैंने खरीदा 1/4/2016 में, M2 जो खरीदा मैंने 1/4/2015 में, या फिर मैं मान लेता हूं इसको 16-17 में। यानी मैंने आपको दो डेट स्पेसिफाइड कर दिया दो मशीनरी का। कॉस्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, इसको मैंने खरीदा सपोज 1 लाख का और इसको खरीदा मैंने 50,000 का। सबसे पहले डेप्रीशिएशन रेट में एज पर SLM के हिसाब से 10% दे देता हूं, तो एंड हमारा होगा 31/3/2017। नाउ डेप्रीशिएशन 10,000 SLM है, आंसर आया 90,000। इसके बाद ये डेट आ गया 1/4/2017। इसके बाद 31/3/2018 फिर डेप्रीसिएशन इस पे लग गया, SLM है तो उसी वैल्यू पे लग गया 10,000 और बैलेंस विल बी 80,000। बैलेंस 80,000, इसको मैं बैलेंस का नाम देता हूं। और डेट अगर मेरे से पूछे तो देखो जो बैलेंस है ना, इसी को हम बुक वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू। तो अब मैं थोड़ा समझाता हूं कि बुक वैल्यू में और इसमें डिफरेंस क्या है। बुक वैल्यू जो होगा हमारा, अगर मेरे से पूछा जाए कि बुक वैल्यू और इसमें डिफरेंस क्या है, तो मेरा सीधा जवाब होगा कि बुक वैल्यू तो ये है 80,000। तो कॉस्ट प्राइस होता है हमारा वो प्राइस जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, यानी जितने का खरीदा है उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। बुक वैल्यू जो होता है उसमें से डेप्रिसिएशन, बस एक यही डिफरेंस है कि माइनस हो चुका होता है। ये क्या है 1 लाख कॉस्ट प्राइस,
और ये क्या है, बुक वैल्यू। क्यों इसको बुक वैल्यू का नाम दिया? बिकॉज ऑफ मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। और हमेशा याद रखना, किसी एसेट्स को बेचने और खरीदने पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा ना, बेचने या खरीदने पे जो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस को हम बुक वैल्यू से ही कंपेयर करके पता कर सकते हैं। मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने मशीनरी को बैंक से सोल्ड कर दिया, और सोल्ड कर दिया मैंने 60,000, तो मेरा लॉस आ जाएगा ना यहाँ 20,000। तो मैंने, मुझे बताओ कि मैंने माइनस किस में से किया? 1,00,000 में से 60 माइनस करके निकाला 80 में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको बुक वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस क्या है, बुक वैल्यू क्या है। अब मान लो इस वाले पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं हम 31/3/2000, नाउ इट विल बी, और डेट आ गया 45,000। अब एक और वर्ड हमें सीखना है यहां पे, टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब मैं बोलूंगा टोटल डेप्रिसिएशन निकालो, तो नॉर्मली कुछ बच्चे समझ लेते हैं टोटल डेप्रिसिएशन 10, 20 और 5 25,000, जो कि ठीक भी है। लेकिन जब मैं बोलता हूं टोटल डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब मैं बोलूंगा जो मशीनरी बिका है ना, उसका टोटल निकालो डेप सिर्फ। तो जो मशीन बिका है उसका टोटल डेप कितना होगा? एक तो ये, एक ये, यानी टोटल डेप्रिसिएशन मैं मानूंगा 20,000। टोटल डेप्रिसिएशन मैंने सिर्फ इस मशीनरी का क्यों निकाला, दूसरे वाले को ऐड क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें इस वाले कॉन्सेप्ट में जरूरत ही इसकी पड़ने वाली है, इस वाले की टोटल डेप्रिसिएशन। कौन से की? जो मशीनरी बिक गया है। ऐसा नहीं कि पहली मशीनरी, किस मशीनरी की जरूरत पड़ेगी? जो मशीनरी बिक गया हो। तो मैंने एक M1 M2 का एग्जांपल लिया, कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन। क्या इस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बता सकते हो कि हमने अभी कोई मेथड सीख लिया या कुछ सीखा? नहीं, ये पहले वाला ही है, SLM में भी यही करते थे। अब टॉपिक का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या इसका दूसरा नाम एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपके बुक में ज्यादा से ज्यादा यूज हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो दोनों का मतलब सेम ही है। बेसिकली प्रोविजन का मतलब क्या होता है? इस मेथड में आपको समझाया जाता है, इस मेथड नहीं कहूंगा, इस तरीके में आपको समझाया जाता है कि आप डेप्रिसिएशन को, यानी डेप्रिसिएशन को कहीं एक जगह पे आप एक्यूमुलेट कर लो, एक जगह पे ही कहीं रख लो आप, और जहां पे डेप्रिसिएशन को आप एक जगह पे रख रहे हो उसका एक अकाउंट का नाम दे दो। तो उस अकाउंट का नाम पड़ गया हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाउ मैं थोड़ी पहले की बात करता हूं। मशीनरी खरीदते इधर से थे, टू बैंक, और बेचना होता था तो, खरीदना होता था तो टू बैंक। अगर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाते थे तो यहीं पे लिखते थे बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी फिर से बाय डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर है तो फिर से बाय डेप्रिसिएशन। अब इस वाले मेथड में होगा क्या? खरीदेंगे यहीं से, डेप्रिसिएशन यहां लगेगा, यानी डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट में रखना ही नहीं है। डेप्रिसिएशन को किस अकाउंट में रखना है? बेसिकली हमें प्रोविजन। कैसे रखना है, नहीं रखना, वो अभी देखते जाएंगे, धीरे धीरे हमें पता चलता जाएगा। थोड़ा मैं इनके नेचर की बात कर लेता हूं। मशीनरी अकाउंट का मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से नेचर क्या है मशीनरी का? ये हमारा है एसेट। नेचर पूछ रहा हूं मैं, साइड क्या है? डेबिट। अब इसके अंदर आपको पता है अगर इसी आइटम में मुझे प्लस और माइनस करना पड़ सकता है एसेट्स के अंदर, यानी इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ सकता है। तो अगर इंक्रीज करना हुआ तो, और डिक्रीज करना हुआ तो। सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मैं नेचर अगर आपको बताऊं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर जो है वो है लाइबिलिटी। उसका नेचर होता है लाइबिलिटी। अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां है, तो वो आपको कहां दिखेगा? लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में नहीं दिखेगा। इसका साइड क्या होता है हमारा? डेबिट होता है या क्रेडिट?
क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी का साइड क्रेडिट, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है, तो प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए डेबिट। यानी सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला अकाउंट इस साइड से इंक्रीज होगा और ये वाला अकाउंट बाय साइड से, क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगा और डेबिट साइड से डिक्रीज होगा। सिंपल मशीनरी खरीदेंगे यहां से, उसका डेप्रिसिएशन पहले वहां यहां लिखते थे ना, अब यहां नहीं लिखना, उसको नीचे शिफ्ट कर दो बस। और वहां पे मैंने एक लाइन बना के थोड़ा सा फॉर्मेट डाल के एक अकाउंट बना दिया। जनरली क्या होता है कि इसके अंदर लिखा और फिर डेप्रिसिएशन यहीं लगा दिया, ये पहले सीख चुके हैं। अब क्या होगा, इसका डेप्रिसिएशन यहां आएगा। तो मैंने जो अभी क्वेश्चन किया है, मैं धीरे धीरे वही मैं करके दिखाऊंगा। और इसमें कोई मेरे से पूछा जाए इन तीनों मेथड में से सबसे इजी कौन सा है, मुझे ये लगेगा। अभी आप खुद ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन का पार्ट ना के बराबर रहता है। और एग्जाम में 3 या 4 साल का भी नहीं पूछते, नॉर्मली 1 साल में ही पूछ लेते हैं बस। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा डेट, किस डेट पे खरीदा है मैंने, 1/4, और उसके लिए वर्ड डालूंगा 2, और बैंक अकाउंट डालने के बाद बैलेंस आ जाएगा मेरा 1,00,000। अब नॉर्मली पहले क्या करते थे, बाय साइड में हम लगाते थे बाय, लेकिन अब नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन के लिए हमने एक अलग से जगह बनाया हुआ है, एक अलग सा लेजर ओपन करा हुआ है, उसका नाम है प्रोविजन फॉर। और इसको मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन, यहां जिस डेट पे लगता था वो यहां भी उसी डेट पे लगेगा, 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब कितना लगेगा, 10,000। कुछ चेंजेस नहीं हुआ, पहले यहां लिखते थे अब यहां पे आ गया, बस इतना बड़ा चेंजेस है नहीं कुछ। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, फर्स्ट ईयर को मैं क्लोज कर देता हूं। फर्स्ट ईयर कितने का आ गया, और बाय बैलेंस 1,00,000। डेटेड क्या होगा, 31/3/2017। तो अब देखो कितना आसान हो गया, पहले सीडी निकालने के लिए आपको माइनस भी करना पड़ता था, अब वो काम हट गया। तो क्या इसका अगले साल भी सीडी यही होगा, बिल्कुल। क्या 5 साल के बाद भी यही सीडी हो सकता है इसका, बिल्कुल। क्योंकि जब इसमें डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं तो ये वैल्यू कम थोड़ी होगा, ये तो सीडी प्रोसेस में चलता जाएगा। यानी इसको मैं अगर बीडी बनाऊं, कब बनाऊंगा, 1/4/2000 टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी आ गया 1,00,000। अब इसको देखते हैं, इस अकाउंट को, इस अकाउंट का टोटल, और इधर आ गया, और यहां लिखें टू बैलेंस, और 1/4/17। अब इसका बीडी देखो बाय साइड में आएगा, लाइबिलिटी का बीडी बाय में ही होता है हमेशा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेकंड ईयर चलो पूछता हूं, सेकंड ईयर क्या कोई मशीनरी खरीदा है, उसके लिए क्या मैं अलग से एंट्री करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और किस नाम से करूंगा, टू बैंक के नाम से, 50,000। इस साल भी डेप लगा दे। अब डेप कितने पे लगेगा, 2 मशीनरी पे, 2 मशीनरी पे डेप लगेगा। और 2 मशीनरी पे डेप की मैं बात करूं तो बाय डेप्रिसिएशन नंबर, और बाय डेप्रिसिएशन नंबर 1 पे और 2 पे 5,000। फिर से टोटल कर लेते हैं, तो देखो क्या बहुत बड़ी और आसान हो गया टोटल, और यही टोटल इधर, और बाय साइड में सीडी 1,00,000
डेटेड 31, क्या इसका भी बैलेंस सीडी करेंगे? बिल्कुल, इसका भी बैलेंस सीडी करना है। ये लो, इसका भी बैलेंस सीडी कर देते हैं। ये आ गया 25,000 और ये भी क्या आ गया? नाउ टू बैलेंस सीडी 25,000। डेट क्या होगा? सेम 31/3 और इसका भी 31/3 और 1/4 को क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस 17 होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर चलो सीडी बता दो। बीडी बन गया। मैंने बोला 1 अप्रैल 2018 को इस मशीनरी को बेच दिया। कितने का बेच दिया? और लॉस भी हो गया। पहले मशीनरी कहां बेचा करते थे? यहां बाय साइड में। अब भी यही करेंगे, यानी डेप्रीशिएशन का अलग अकाउंटिंग किया है मैंने, मशीनरी बेचने का अकाउंटिंग अलग नहीं किया है। मशीनरी पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस के लिए कोई अलग अकाउंट मैंने ओपन नहीं किया है, सिर्फ किसके लिए अकाउंट ओपन अलग किया? डेप्रीशिएशन। तो नाउ मैं यहां पे 1/4 को बाय, पहले क्या लिखते थे? बैंक। अब भी वही, कोई चेंजेस नहीं। कितने का? और बाय P&L से, क्योंकि है यहां पे कितने का? 20,000 का। हमें अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाना 31/3/2019 तक का। मैंने बोला 31/3/2000। तो एक सा इसके ऊपर क्या डेप लगेगा? अब नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या दूसरे वाले पे डेप लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये डेप लगेगा हमारा 31/3। डेप कितने का? नाउ यहां पे डेप लगा दे। डेप्रीशिएशन नंबर 31/3। अब बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान था, जो डेप यहां लगाते थे बस उसको ही तो यहां लिखा है, बाकी सारा काम ऊपर कर दिया। एक और मेजर चेंजेस है इस प्रोसेस के अंदर। बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में, बोला गया है कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट के अंदर अगर कोई मशीनरी बिक रहा है तो उसके डेप्रीशिएशन को यहां से निकाल दो। निकालने का मतलब यहां से माइनस कर दो, एग्जिट कर दो। क्या कहा गया? अगर कोई मशीनरी बिक रहा है तो उसके डेप्रीशिएशन को क्या कर दो? माइनस कर दो। अब समस्या यह है कि जो मशीनरी बिक रहा है उसका कितने डेप्रीशिएशन को माइनस करे? टोटल। अब मेरा क्वेश्चन है, बताओ मेरा मशीनरी 1 बिक रहा है, 2 बिक रहा है, उसका टोटल डेप मैंने बोला निकाल के बाहर कर दो, यानी माइनस कर दो। अब 2 में करूंगा इस अकाउंट के अंदर या बाय में? डेबिट साइड होगा। अभी बताया था ना मैंने, लाइबिलिटी है बढ़ने के लिए, क्रेडिट घटने के लिए, तो 2 साइड में होगा। तो मैं यहां पे सिर्फ अभी वर्ड लिख रहा हूं, वर्ड लिख रहा हूं 2। क्या लिखना है यहां? नहीं, कितना निकाल के बाहर करना है। यानी ये थोड़ा सा यूनिक है। पहले वाले चैप्टर के अंदर पहले वाले कॉन्सेप्ट जो किया था हमने, उसमें हमें मतलब ही नहीं था क्या कौन सा मशीनरी बिक रहा है, उसका टोटल डेप क्या है, नहीं है। इसके अंदर आपको मतलब जानना पड़ेगा। अब ये डेप्रीशिएशन मैंने यहां से निकाला है तो कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा। इस डेप्रीशिएशन को हम ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? अकाउंट का नाम लिख रहा हूं, मशीनरी अकाउंट में। और मशीनरी अकाउंट में किस साइड में? बाय कौन से अकाउंट से आया ये? प्रोविजन फॉर। नाम चेंज हो जाता है अकाउंट का जब ट्रांसफर होता है। अगर मैं बोलता हूं यहां से भेजो मशीनरी में, तो किधर भेजते? यहां से भेजने को बोला तो यहां पे। इसका मतलब पता है क्या समझ में आता है? ये 20,000 जाएगा निकल के, यहां से कहां जाएगा? और ये चले गया मशीनरी में, और अमाउंट आ गया
20,000। मैंने मशीनरी भी बेच दिया, मैंने सब पे डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी देखते हैं। टोटल इधर का, अरे इसका तो बीडी बनाया ही नहीं था हमने। टू बैलेंस 1,00,000, नाउ 150 और 150। अब क्या यहां सीडी आएगा? बिल्कुल आएगा। बैलेंस सीडी कितने का? ये डेटेड 1/4, 1/4 और 31/3। यहां पे भी देख लेते हैं। 30,000 इसका टोटल 30,000 और इधर आएगा ना 2 बैलेंस सीडी। नाउ ये डेट आएगा 1/4 और ये डेट आएगा 31/3। इसके बाद हमें इसको 1/4/2000 एक ब्रॉड एंड बैलेंस बना के छोड़ना होता है, बैलेंस बीडी, ताकि आगे चल के अगले अकाउंटेंट को दिक्कत ना आए। अब मेरा कंसर्न है, देखो मोटा मोटा अगर मैं चेंजेस बताऊं, जो पहले यहां डेप्रिसिएशन लगा करता था इस वाले प्रोसेस में यहां नहीं लगेगा। कहां लगेगा? प्रोविजन फॉर मशीनरी पहले यहां बिका करता था, अब भी यहीं बिकेगा। पहले प्रॉफिट इस साइड लिखते थे, अब भी यहीं लिखेंगे। लॉस इस साइड लिखते थे, अब भी। मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर डेप्रिसिएशन लग लग के टोटल होता जाएगा, लेकिन अगर कोई मशीनरी बिकता है तो उसके डेप्रिसिएशन को निकाल के ट्रांसफर कर दो। कहां? मशीनरी अकाउंट पे। तो यहां से मैंने जो मशीन बिका और कितना डेप्रिसिएशन उसका टोटल पूरे लाइफ का निकाल के मैंने क्या कर दिया। अब जो ये 50,000 बचा है, बताओ कितने मशीनरी का बैलेंस है? 1। क्या इस 50,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस है? नहीं माइनस। 50,000 देखो ना आप, एक मशीनरी यही तो बचा है। और कॉस्ट प्राइस क्या था इस मशीनरी का? और अब भी क्या शो हो रहा है? क्या मैं इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं? किसी का भी नहीं लगा रहा। जो बिक रहा है सिर्फ उसका लगा के हटा रहा हूं मैं। तो जो बैलेंस यहां पे बचा हुआ है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उस प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। ये 10,000 किसका डेप्रिसिएशन है बैलेंस सीडी बचा हुआ? सिर्फ मशीनरी 2 का या 1 और 2 का दोनों का? सिर्फ 2 का। 1 वाले का तो निकाल ही दिया इसमें से, तो किसका बचा? 2 का। तो मेरे पास एक 50,000 रुपए का मशीनरी बैलेंस बचा हुआ है, जिसके ऊपर अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इस वाले मशीनरी को 30,000 रुपए में बेच देता हूं तो बताओ कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा? लॉस 10,000 या 20,000? 10,000। क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या पता करना है? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? 50 माइनस 40, 10 बचे 40, और मैंने कितने का बेचने के लिए बोला? तो यानी जो आपका बैलेंस आया वो आ गया हमारा लॉस 10,000। तो आपका जो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप का होगा। तो एक बार फटाफट से फॉर्मेट कह लो, कुछ भी कह लो, एक बार इसको नोट करो। और क्वेश्चन ये है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारा एक जगह पे डेप्रिसिएशन को प्रोविजन करो। एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करो एक जगह पे। तो एक जगह कहां पे कर रहे हैं? इस अकाउंट में कर रहे हैं। इकट्ठा ही तो हो रहा है जुड़ जुड़ के वो। तो एक बार फटाफट नोट करिए, इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो मैंने आपको लिखा 1/4/2016, मैंने लिखा 1/4/2016 और इसके आगे मैं लिख रहा हूं बैलेंस। तो सबसे पहले बताओ बैलेंस वर्ड से हमें ये न्यू मशीनरी है या पुरानी है? पुरानी है। अब मैंने लिखा यहां पे बैलेंस सपोज 1 लाख, बैलेंस 1 लाख। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना कि जो मैंने बैलेंस 1 लाख रुपए लिखा है, ये बता तो दिया आपने ओल्ड है,
क्या इसके ऊपर से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है या नहीं हुआ? ऑलरेडी हो चुका है। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस, क्योंकि बैलेंस का मतलब पुरानी मशीनरी में माइनस हो चुका है। अगर मैं अब एक और लाइन इसमें ऐड कर दूं, जैसे मैं बता दूं 1/4/2016 पे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सपोज करो मैंने डाल दिया यहां पे 5,000 या 15,000। अब बताओ 1 लाख में से क्या डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है? अब नहीं हुआ। यानी जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का और मशीनरी का अलग अलग बैलेंस देता है तो इसका मतलब मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस, अगर मैं ये लाइन मिटा दूं तो इसका मतलब माइनस हो चुका है। तो आपको कब पता चलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट करना है? जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ना गिवन हो, या क्वेश्चन में आपको बताएगा प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑल्सो। आपका एक बुक का क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस के ऊपर है ये। आपके बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके बुक का, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है फॉलोइंग बैलेंस, बैलेंस का मतलब पुरानी मशीनरी, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रामा एंड ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2014 को एक मशीनरी का बैलेंस दे रहा है और एक दे रहा है आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो इसने दिया आपको बैलेंस जो वो दिया है 1 और बैलेंस ऑफ मशीनरी और एक दे दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप बता सकते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो किस डेट का है? वो भी 1/4/2000 और नाउ 36,000। अब क्या 80,000 में से डेप्रिसिएशन, पहले 80,000 नई मशीनरी है पुरानी? पुरानी है। क्या इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है? नहीं है, क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं बात करता हूं आगे कंटिन्यू में। क्वेश्चन में आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी इसी दिन 1 अप्रैल 2015 को ही दे डिसाइडेड टू सेल द मशीन, उसने सेल कर दिया एक मशीन को 8700। अब कौन से मशीनरी को बेचा ये तो नहीं पता। बैलेंस के अंदर कभी एक मशीनरी है या दो मशीनरी है पता नहीं चलता, वो मशीनरी को पूरा का पूरा ग्रुप होता है। जब आप बैलेंस सीडी निकालते थे डब्ल्यूडीबी एसएलएम में लास्ट में, तो उसमें 2 मशीनरी का भी होता था, 3 का भी होता था। तो बैलेंस का मतलब नहीं है, मेजरमेंट नहीं कर सकते कितने मशीनरी का है। On 1st April 2015, they decided to sell the machine on 8700. This machine was purchased for 16,000 on 1st April 2011. अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 11 में तो कोई मशीनरी नहीं दिख रहा हमें, और उसे खरीदा तो 16,000 का, तो क्या इसके अंदर जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं पिछले साल क्या होगी इसकी वैल्यू? 80। 2 साल पहले क्या होगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है ना, मैं 4 साल बाद पूछ लूं 5 साल पहले पूछ लूं, डेप्रिसिएशन तो क्या रहेगा? 80,000 ही रहेगा। तो सेम अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि इसमें एक मशीनरी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ इंक्लूडेड वर्ड नहीं है, लेकिन आपको खुद सोचना पड़ेगा। हाँ जी जुड़ा हुआ है इसमें मशीनरी, और उस मशीनरी का वैल्यू कितना है? और इसको खरीदा कब था? और बैलेंस मशीनरी, इस वाले पार्टीशन को क्वेश्चन बेचने की बात कर रहा है, और इस वाले पार्टीशन को क्वेश्चन बेचने की बात। आगे कंटिन्यू में कहता है क्वेश्चन प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 31 मार्च 2016। देखो 15 को स्टार्ट हुआ, 16 यानी 1 साल का ही। अज्यूम द आपका डेप्रिसिएशन है 10% किस मेथड से?
10%। अब इस चैप्टर के इस प्रोसेस में सबसे यूनिक बात पता क्या था? हमें टोटल डेप्रिसिएशन जानना ही जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि जो मशीन बिकेगा उसकी मशीनरी का डेप्रिसिएशन एग्जिट करना है। तो हमें टोटल डेप्रिसिएशन इसकी जानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जाननी है। अब इसका दोनों का डेप्रिसिएशन क्या 36,000 है? बिल्कुल 36,000 है दोनों का डेप्रिसिएशन। लेकिन इसका कितना है नहीं पता। उसका पता करने का तरीका है, हम हर साल डेप्रिसिएशन लगा के एक बार क्या करें, चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा 31/3/2000, कितना लगाया होगा? तो 14,400 बचा होगा। ये डेट कब होगा? 1/4/2000। फिर लगाया होगा हमने 31/3, लगाया होगा, लगा नहीं रहे, पहले की बात है ये। कितने का? 1600। बचा कितना मेरा? 2000 माइनस कर देंगे तो 12,000। माइनस करो 2000 इसमें से तो 11,800। 11,000। फिर से डेप्रिसिएशन 31/3/2014। फिर से कितना लगेगा हमारा? 1600। और 1600 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 200। 10,000। ये इसमें से माइनस करोगे तो 11,200। ठीक है। ये डेट क्या होगा? इसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और दूसरी चीज भी जानना है हमें इस क्वेश्चन में कि इस मशीनरी पे नुकसान या फायदा। बेचा कितने का है? ₹900 का। अब मुझे यह बता दो कि जो मशीन बिका है उसका टोटल डेप क्या है? टोटल डेप अब मुझे बता दो इस वाले का डेप कितना है? तो सिंपल, ठीक है। अगर मान लो ये मशीनरी मैंने बेचा होता, ध्यान से सुनना, 31/3/2016 में ये मशीनरी बेचा कब होता? 31/3। तो टोटल डेप एक साल का और ऐड होके आता। तो बताओ मुझे, एक साल का और ऐड कर देते अगर हम इसमें 1600, 8,000 हो जाता। तो इस 36,000 में 8,000 रुपए जुड़ा हुआ होता या 6400 ही जुड़ा होता? क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर 31 मार्च 2016 में बेचता तो इसका डेप्रिसिएशन 6400 नहीं होता, एक साल का और बढ़ जाता हमारा, यानी कितना आ जाता ये? 8,000। मेरा कंसर्न ये है कि 3600 में से 6400 निकाल के बैलेंस निकाल लिया, क्या तब भी 3600 में से 6400 ही माइनस करके बैलेंस निकालते या 8? 6400 ही माइनस करते, क्योंकि ये बैलेंस देखो ना कब का है। तो यहां पे 15 तक का ही तो जुड़ा हुआ है इसमें। 16 को तो मैं अगले साल का बता रहा हूं, जो कि इसमें जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा होगा? नहीं होगा जुड़ा हुआ। आप इस बात को समझो अच्छे से कि अगर मैं 31/3/2016 बोल रहा हूं तो इसमें मानता हूं कि इस 80,000 का टोटल डेप है, लेकिन 1 अप्रैल 2015 तक का ही है, उसके बाद का डेप इसके अंदर इंक्लूडेड। तो अगर मैं 31/3/2016 को बेच रहा हूं तो हाँ, 1 अप्रैल 2015 तक का डेप इसमें जुड़ा है, जो कि कितना है? 6,400। 8,000 तब माइनस नहीं करते हम, तब भी यही होता। अब एसएलएम मेथड है, क्या इस वाले पार्टीशन को बेच दिया मैंने? नहीं बेचा। क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/2016 में? बिल्कुल लगेगा। और वो लगेगा 31/3/2000 कितने का लगेगा? क्यों 6400? क्यों? एसएलएम है, 64,000 की मशीनरी है,
उसके ऊपर 10%, सिंपल 6400। लेकिन अगर WDV होता तो तब भी 6400 लगता, अलग लगता। WDV कौन से वैल्यू पे लगता है? बुक वैल्यू पे। तो पहले हम क्या करते, इस 64,000 में से 6400 ये 29,600 माइनस करते, जो बैलेंस आता उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगा देते हैं। तो वर्किंग नोट के हिसाब से देखो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। क्या कोई नई मशीनरी खरीदा है हमने? अब पोस्टिंग देखो, पोस्टिंग किस डेट पे है? 1/4। अब यहां पे मैं टू बैंक लिख ही नहीं सकता, मैं लिखूंगा बैलेंस BD। देखो क्वेश्चन स्टार्ट बैलेंस BD से हुआ ही है। अब यहां पे 31/3 नहीं, इसका भी तो बैलेंस होगा। 1/4/15 बाय बैलेंस BD और अमाउंट 36,000, 36,000 रुपए। क्लियर है यहां तक? अब मशीनरी बेचा है मैंने स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को बेच दिया, तो कौन से अकाउंट में बेचूं? मशीनरी में या डेप्रीशिएशन में? मशीनरी में। किस साइड, बाय में टू में? बाय में। मशीनरी कहां बिकता है? बाय में। डेट 1/4 बाय बैंक। और कितने का बेचा है मैंने? कितने का बेचा है? 8,700। इसके बाद प्रॉफिट भी दिखा दे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस। अब मैं यहां से डेप्रीशिएशन निकालूंगा। क्यों इसमें से मैं डेप्रीशिएशन निकाल दूंगा? क्योंकि मशीनरी एक हमारा बिक चुका है, उसके डेप्रीशिएशन को। तो कितना डेप्रीशिएशन मुझे इधर निकालना है? 6,400। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 मशीनरी अकाउंट 60। और ये जाएगा कहां? मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा सेम डेट पे। और ये भी जिस दिन बिका है वो डेट लेंगे यहां। बाय ये लो, मशीनरी बेच भी दिया और मशीनरी के ऊपर नुकसान और फायदा भी निकाल लिया। और जो मशीनरी बिका है उस पे अब तक का कितना डेप है वो भी मैंने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया। क्या बचे हुए वाले मशीनरी का डेप हम लिख चुके हैं या लिखना बाकी है? लिखना बाकी है। कब लिखेंगे? 31 बाय डेप्रीशिएशन। कितने? ये वाला लिया मैंने। अब टोटल करते हैं। इसका भी टोटल, कोई मशीनरी खरीदा ही नहीं है, तो बाय बैलेंस CD 80,000 में से माइनस करोगे तो 6,400 डेटेड। अब 1/4 टू बैलेंस अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 36 और 64 42 42 और टू बैलेंस डेट क्या होगा बैलेंस का? 31/3 और ये आ गया 36,000। अब इसको बैलेंस BD करेंगे, ये डेट थोड़ा ऊपर आएगा। 1/4/2000 बाय बैलेंस BD नाउ 36,000। बताओ इसमें कोई डाउट? यानी अब मेरा फिर से वही सवाल है, अगर मैं इस मशीनरी को
55,000 में बेच देता इस मशीनरी को, मतलब जो बचा हुआ है, तो मेरा लॉस होता है या प्रॉफिट? 55 का बेच दूं तो मैं अगर मशीनरी को बेच दूं, कौन से मशीनरी को बेचूंगा? एक तो बिक चुका, उसको तो मैं बेचने की बात कर ही नहीं रहा। जो बचा हुआ है, कितने का बचा हुआ है? अगर उसको मैं 55,000 में बेच दूं तो नुकसान है या फायदा है? कितने का नुकसान, चलो ये बताओ। फायदा है यहां पे 28,000 रुपए का। लॉस या प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस है या बुक वैल्यू है? बुक वैल्यू का मतलब क्या बताया था मैंने? क्या इस 64,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस है? नहीं है। तो ये क्या है हमारे लिए? कॉस्ट प्राइस है। अब आप कैसे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर सकते हो? क्या पॉसिबल है? हमेशा बुक वैल्यू में से माइनस होता है। आप क्या कर रहे हो, किस में से माइनस कर रहे हो? जो कि बिल्कुल गलत थी, कॉन्सेप्ट ही गलत है। सोच ही नहीं रहे आप क्वेश्चन के बारे में, क्या मैं पूछा मैंने। यानी आपका जो मशीनरी बचा है ना, वो 64,000 तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बुक वैल्यू कितना है ये तो जान लो आप पहले। कैसे निकालेंगे? 64,000 माइनस में, अब बता दो डेप्रिसिएशन कितना है जो मशीन बचा हुआ है उस पर? 36,000 रुपए। ये 36,000 किस पे डेप्रिसिएशन बचा हुआ है? 2 का। तो टोटल डेप कितना है? 36,000 रुपए। नाउ माइनस करोगे, उसमें से 55,000 माइनस करोगे तो देखना प्रॉफिट आ जाएगा 28,000 का। क्योंकि आप जल्दबाजी में क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस में से डायरेक्ट माइनस करा और सोचा कि सारा हमने जो किया वो हमेशा ठीक ही किया। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में हमेशा पहले सोचो कि किसमें क्या डिमांड किया गया है, उसके हिसाब से करना है। अब फटाफट आप इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 14।